किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोहिबिशन को कानून बना करके आज तक लागू नहीं किया गया। प्रोहिबिशन के कानून को लागू करने में यह स्टेट फेल कर गया, इसमें हमको ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक-एक थानेदार इस प्रोहिबिशन के इन्फोर्समेंट के नाम पर महीने का 10 से 15 लाख रुपया कमाता है। सरकार को कुछ समझ में नहीं आता। जीवन का अधिकार को संरक्षित करने का अधिकार सरकार का होता है, और अगर सरकार के इस लापरवाही से इतनी मौतें हुई हैं, तो संविधान ये कहता है कि इस सभी मौतों का जवाबदेह स्टेट है, यानी सरकार। प्रजातंत्र जो होता है ना, लोकतंत्र जो होता है, वो लोक लज्जा से चलता है। यद्यपि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर ऐसी घटना होगी तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कानून नहीं कहता है, लेकिन लोक लज्जा भी एक ऐसी चीज़। इसका एक ही वजह है जिद, सरकार में बैठे लोगों की जिद कि नहीं, जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही सही है। तो भाई सोचिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर 54 लोगों की जान चली गई। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है, जो आम तौर पर होता है, लेकिन ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं कि आखिर 54 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है, जबकि सरकार का पूरा तंत्र काम कर रहा है। यहाँ तक कि शराबबंदी वाले बिहार में मद्य निषेध डिपार्टमेंट काम कर रहा है। बावजूद इसके कोई नतीजे नहीं आते। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, सरकार घड़ियाली आंसू बहाती है और पूरा मामला रफा दफा हो जाता है। हमारे साथ एक्स आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश यादव जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर लोगों की मौत पर कुछ दिनों के लिए मातम मनाने के बाद फिर सरकार उसी मूड में क्यों आ जाती है, आखिर कहाँ पे दिक्कत है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है, लेकिन समझना ये है कि यह जो घटना हुई है, न तो ये पहली घटना है और कदाचित ये आखिरी भी नहीं होगी। पूरा मैकेनिज़्म, पूरा मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट का, जैसा आपने भी बताया, वह कथित रूप से प्रोहिबिशन को यानी शराबबंदी को इन्फोर्स करने में लगा हुआ, जैसा बार बार मुख्यमंत्री भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है, ये जो हुच ट्रेजेडी हुई, जहरीली शराब से लोग मरे, किसी ने तो जहरीली शराब बनाई होगी, और जो बनाया होगा वो कोई कमज़ोर किस्म का आदमी तो होगा नहीं। देखिए, इसके व्यापक पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि दुनिया में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोहिबिशन को कानून बना करके आज तक लागू नहीं किया गया। आपके दर्शकों को बता दें, यूएस, फिनलैंड और आइसलैंड, ये 3 कंट्री प्रयास किया था। अमेरिका में तो इसके लिए संविधान का परिवर्तन किया गया था और कानून बना करके कोशिश किया गया था कि प्रोहिबिशन को लागू किया जाए। 10 साल 15 साल चलने के बाद वहाँ की सरकारों ने, जहाँ शिक्षा भी है, जहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी भी बहुत स्ट्रांग है, फेल कर गया। और मज़ेदार बात है कि जिन कारणों से फेल किया वही कारण यहाँ भी है। आज तक शराबबंदी सिर्फ उन्हीं मुल्कों में कामयाब हुई है जहाँ शरिया का कानून है, जो इस्लामिक स्टेट है। कई लोग को हम सुनते हैं, इन नेताओं को बोलते हुए बड़ा हंसी लगता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान में लिखा हुआ है कि इसके लिए सरकार प्रयत्न करेगी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होता है। तो कानून बना करके ये सरकार की जो अनावश्यक जिद है, इसने इस हुच ट्रेजेडी के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा दिया। आप इसके मैकेनिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। जब शराबबंदी लागू हुई थी 16 में, तो उस वक़्त अगर मुझे ठीक से याद हो तो इस स्टेट का जो बजट था, एक्साइज से जो रेवेन्यू आता था, वो करीब करीब 3500 से 4000 करोड़ के आसपास आता था। जो अभी
बढ़ करके मेरे हिसाब से करीब करीब 12 से 13 हज़ार करोड़ हो जाती। इस पर कई एक शोध भी हुए हैं, कई एक लोग बात भी करते हैं। मेरी ये समझ है कि जो पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी जो खड़ा हो गया है, नेक्सस बिटवीन पुलिस ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस अक्रॉस द पार्टी, इसमें सब पार्टी का पॉलिटिशियन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है। जी जी। यह शराब माफिया का जो पैसा चुनाव में लग रहा है, तो इन लोगों को नहीं पता है कि पैसा जो दे रहा है आपको चंदा, वो कहाँ से देता है? तो यही लोग ना है। जब तक ये, अब हमको कुछ पुलिस के सीनियर अधिकारियों से जब मेरी अनौपचारिक बात होती है तो कह रहे थे उन लोग कि एक एक थानेदार इस प्रोहिबिशन के इन्फोर्समेंट के नाम पर महीने का 10 से 15 लाख रुपया कमाता है। सरकार को कुछ समझ में नहीं आता है। 2016 से अभी तक 12 लाख मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी जेलों में बंद हैं, और वो सब लोग गरीब हैं। और ये लोग बघारते रहते हैं कि शराबबंदी है कहाँ लागू? घर घर तो मिल रहा है। आपको बताते चलें कि आपके दर्शकों के लिए भी, कि डेमोक्रेसी में जो संविधान है ना, संविधान में मूलभूत अधिकार जो राइट टू लिबर्टी और राइट टू लीव होता है, जीवन का अधिकार को संरक्षित करने का अधिकार सरकार का होता है। और अगर सरकार के इस लापरवाही से इतनी मौतें हुई हैं, तो संविधान ये कहता है कि इस सभी मौतों का जवाबदेह स्टेट है, यानी सरकार है। और सरकार का मतलब जो व्यक्ति सरकार में। जी जी जी। आपको लगता है कि सर इस पे घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय नीतीश कुमार को शर्मसार होकर इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, प्रजातंत्र जो होता है ना, लोकतंत्र जो होता है, वो लोक लज्जा से चलता है। यद्यपि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर ऐसी घटना होगी तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कानून नहीं कहता है। लेकिन लोक लज्जा भी एक ऐसी चीज़ होती है। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने शानदार मापदंड स्थापित किए थे जब ये रेल मंत्री थे, और एक इंसिडेंट्स हुआ था, और उसमें रेल मंत्री का प्रत्यक्ष रूप से कोई रोल भी नहीं होता है। तो रेलवे बोर्ड, आप जानते हैं कि रेलवे बोर्ड होता है और रेल मंत्रालय होता है, तो सारा ऑपरेशनल पार्ट रेलवे बोर्ड करता है। फिर भी इन्होंने इस्तीफा की पेशकश की थी। लाल बहादुर शास्त्री को लोग कहते रहा, एक दुर्घटना हुई, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा दे न दे इनका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर यह स्टेट जो है, इट हैज़ कंसिडरेबली फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोहिबिशन लॉस। ये प्रोहिबिशन के कानून को लागू करने में यह स्टेट फेल कर गया। इसमें हमको ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपने कहा, एक बहुत बड़ी बात कही कि जो शराबबंदी है या नशाबंदी है, वो इस्लामिक देशों में जहाँ शरिया, जैसे हम कहें कि अफ़गानिस्तान तालिबान वाले इलाके में, या पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, जी जी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रुनेई, कुवैत, लीबिया, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ लागू है। जी जी जी। इसका मतलब यही है कि जहाँ पे आप फोर्सली आप चीज़ों को ये करते हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात नहीं रह जाती। बिल्कुल बिल्कुल, आप जी सही जी करें। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये आज तक बताया ना कि 3 कंट्री ने कोशिश किया, तीनों फेल कर गया और उस सरकार को वापस लेना पड़ा। और इन इस्लामिक कंट्री में इसलिए लागू हुआ, शरिया का कानून है, वहाँ तो सीधे गर्दन काट देगा, हाथ काट देगा। जी जी। तो वो कानून आप यहाँ लागू करना चाहते हैं, तो अगर ये बिहार को लागू करना है तो यहाँ भी शरिया का कानून लागू कर दीजिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार की जिद की वजह से सिर्फ शराबबंदी है, क्योंकि तमाम लोग आलोचना करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, राजनीति, सरकार, शासन संवाद से चलता है। अरे भाई, संविधान जो देश का है उसमें तो 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संविधान में कोई प्रोविज़न था, उसमें लगता है कि ये लूप होल्स है, वो काल के समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होना जरूर, उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो पुनर्विचार करने में क्या समस्या है? और ये कोई जिद बना ले, कोई स्टडी इनके पास है कि जो शराबबंदी हुई इससे हत्याएं कम हुई? कौन कहता है? ये तो सियर नॉनसेंस है। और वो ये तो कहते हैं कि हम सर्वे करवाते हैं, सर्वे करवाए तो लोग कह रहे हैं उसको कोई थर्ड पार्टी से सोशल ऑडिट इसका करवा दीजिए, कोई थर्ड पार्टी सोशल ऑडिट कर दे ना।
मैंने बताया ना कि पूरी दुनिया में जब इसका कहीं कोई एग्जाम्पल नहीं है तो यहाँ कैसे हो जाएगा? पूरी दुनिया से किसी भी नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द प्रोहिबिशन लॉज। नहीं है संभव। अरे कहाँ से सब अनाप शनाप बात करना शुरू कर देते? संभव है ये। और मोर ओवर एक चीज़ हमेशा देखिए, याद रखिए, ये स्टेट जो होता है ना, उसको लोगों के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक चीज़ों में आप रेगुलेट कर सकते हैं। उसको रिस्ट्रिक्ट या उसको आप उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। यह सरकारों की नासमझी है कि इन चीज़ों में आप घुस जाते हैं। और आप सोच लीजिए कि कोई आदमी अगर घर में आज आप ये बोलने वाली ये तो इट इज़ अ ओपन सीक्रेट, हर आदमी को मालूम है कि यहाँ आप फ़ोन कीजिए घर में आपको शराब पहुँचा देगा। तो अब इस चीज़ को आप शुतुरमुर्ग की तरह आँख बंद करके और सोचते रहिए कि बस दुनिया, अगर आँख बंद किए तो दुनिया अंधेरे है, मैं हरा चश्मा लगा लूँ और ये समझूँ कि पूरा दुनिया हरा है, तो उसी टाइप का बात। इसमें एक बात और है कि आपने कहा कि जो अभी 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए स्टेट को लॉस हो रहा है। दूसरी बात आपने ये कही कि जो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया गया और जो पैसे हैं वो हर पॉलिटिशियन के पास पहुंच रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने जानबूझकर इस पैरेलल इकोनॉमी को खड़ा किया, फ़ायदा लेने के लिए खड़ा किया? अच्छा प्रश्न आप पूछे हैं। आपको एक चीज़ बता देते हैं, देखिए, जो पैरेलल इकोनॉमी होता है उसके बारे में अर्थशास्त्रियों की मोटे तौर पर यह समझ है कि जो पैरेलल इकोनॉमी होता है वो एक्चुअल इकोनॉमी का 4 to 5 टाइम्स हो जाता है। जी। तो यदि मेरे हिसाब से, चूंकि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता, तो बरचौक 48, तो मोटे तौर पर 50,000 करोड़ का इकोनॉमी। हमको कुछ लोगों ने बताया, जो कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं, कुछ समाज सेवी हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर से, जो इसमें जो कुछ लोग व्यापार पहले कर रहे थे वो लोग भी, वो कहते हैं कि सर अब जो है ये जो नेक्सस है ना, ब्यूरोक्रेट, प्रोहिबिशन, पुलिस, माफिया और पॉलिटिशियंस का, यह नेक्सस अब इस बात को लेकर के पूरा सजग है कि भाई ये शराबबंदी कानून चलता रहे ताकि इसका 60,000 करोड़ रुपया का इकोनॉमी चलता रहे। इसलिए ये सारी ताकत अब लगी हुई है कि नहीं लागू रहे। और ये पता नहीं, ये बात आप लोग को पता है कि नहीं पता है, लोग अब लगे हुए हैं कि नहीं शराबबंदी रहे, क्या हो तो ये 60,000 करोड़ का धंधा मेरा फलता फूलता। इस चुनाव में जो रुपया खर्च हुआ है, आप देखिए ना, चुनाव आयोग ने पब्लिश किया रिपोर्ट, इस देश में दुर्भाग्य है प्रजातंत्र का, 1,35,000 करोड़ रुपया 2024 के चुनाव में व्हाइट मनी खर्च हुआ है। और आप नहीं जानते हैं कि एक एमपी 1 करोड़ मैक्सिमम खर्च करना था, उसी हिसाब से जोड़ा। एगो एमपी का चुनाव 1 करोड़ में होता है? आप सोच करके देखिए, 1952 में जहां 40 पैसे प्रति वोटर चुनाव में खर्च हुए थे, अभी जा करके 1,400 रुपया हो गया है। ये सब पैसा कहां से आ रहा है? ये तो दुर्भाग्य है। और आपको बताते चलें कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो लीकर के यानी शराब के पैसे से वो पैसे को डेडिकेट कर देते हैं सोशल वेलफेयर और एजुकेशन में। आप उस पैसे से मैं इस पर कभी एक लंबी बहस हो सकती है। आपको बताते चलें कि इस स्टेट में एक आम टैक्स पेयर्स जितना टैक्स देता है ना, मुझको नहीं लगता है कि गुजरात में भी देता होगा। यहाँ तो लोगों का यहाँ तक आप फंसाए हुए हैं, रोड टैक्स से ले करके और ईंटा भट्ठा से लेके, बालू से लेकर के पान, मने आपको कल को सांस लेने पर टैक्स लग जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नमक तक पर टैक्स, नमक पर तो लग ही गया, जो जीएसटी है ये है, वो तो सांस पर लग जाएगा कि अगर आप इधर से गुजरिएगा चिड़ियाघर से तो वहाँ अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, तो वहाँ से गुजरने पर आपको लग जाएगा ऑक्सीजन का टैक्स। तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आम टैक्स पेयर को, हमने एक बार किसी चैनल पर बात भी किया था, आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस देश में टैक्स लिया जा रहा है वह फिनलैंड और न्यूजीलैंड के तर्ज पर, और सुविधाएं हैं सोमालिया के तर्ज पर। हम यहाँ बिहार में टैक्स दे रहे हैं वो इंग्लैंड के तर्ज पर, और रह रहे हैं सूडान के तर्ज पर। तो ये तो हालत है। दुर्भाग्य की बात ये भी है सर कि कहते हैं कि जो शराबबंदी है इसकी वजह से जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स, चरस, गांजा और जैसे दूसरी नशीली तो आपने एक अलग बात कही, इस पर भी मैं कहीं पर मैंने एक व्याख्यान में हम बात कर रहे थे, ये सिंथेटिक ड्रग स्टार्ट हो गया है। कोरेक्स,
सुलेशन, वाइटनर, आयोडेक्स, वो पावरोटी में लगा के आयोडेक्स खा रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो इस धंधे में लग गए हैं। स्कूल के लड़के लड़कियां, हम तो बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। एक सज्जन ने बताया कि सर यहाँ तो बड़ा अजीब मैकेनिज्म है। आप क्या कीजिए कि खाना का ऑर्डर कीजिए और साथ में शराब का ऑर्डर कर दीजिए, तो लड़की जो है स्कूटी से खाना पैक करके उसी में शराब का बोतल रख करके पहुंचा देगी आपको। तो आपने तो ये पूरी नई एक तो शिक्षा को आप बर्बादी कर दिए। क्या हालत है बिहार के शिक्षा की? पूरे देश में सबसे वाहियात स्तर है हमारे यहाँ शिक्षा का। शिक्षा को बर्बाद कर दिए और सब लग गया है अब शराब के बिजनेस में। स्कूल का लड़का लड़की सब इन्वॉल्व हो गया है। तो रोड रेलवे ट्रैक के किनारे आप जाइए ना, हमको याद आता है कि बीजेपी के एक एमएलए हैं बढ़ाड़ा से थे राघवेंद्र प्रताप जी, उन्होंने विधानसभा में इस पर क्वेश्चन भी उठाया था कि साहब वो पूरा रेलवे ट्रैक के किनारे जितनी बस्तियां बसी हुई इसमें सिंथेटिक ड्रग्स का, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत, यहीं चले जाइए ना आपको आसियाना मोड़ में, आज शाम को ज़रा देख लीजिए खेल। तो ये तो पुलिस अधिकारी और जो एक्साइज वाले लोग हैं, तो माने करोड़ों का वारा नहीं आ रहा है। एक एक थानेदार, तो पप्पू यादव जी ठीक है कह रहे थे, एक दिन आप कहीं सुन रहे थे कि एक थानेदार जो रह गया साल भर, तो फिर उसको तो 2-3 पुस्त का हिसाब हो गया। तो ये तो हालत इन लोगों ने कर दी, और इसका एक ही वजह है जिद, सरकार में बैठे लोगों की जिद कि नहीं, जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही सही है। तो भाई सोचिए, अब तो जनता अभिशप्त है इसको भुगतने के लिए, हमारे और आपके जैसे और टैक्स पेयर लोग अभिशप्त है। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे पूर्व आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में शराबबंदी का काला सच कुछ और ही है, और सच ये है कि एक व्यक्ति की जिद की वजह से बिहार में शराबबंदी कहने को है, लेकिन जब चाहें आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।